दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सर्व की बात की थी, मीन्स साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि डीएसटी के अंतर्गत एक बोर्ड है ना। तो इंजीनियरिंग में जो रिसर्च होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप इतना जानिए कि जो डीएसटी है, डिपार्टमेंट है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसके अंतर्गत एक बोर्ड काम करता है जिसका नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो इसके लिए 3 योजनाओं की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? डीएसटी के द्वारा। तो इन 3 योजनाओं की हम बात करेंगे, हमने ये कहा था अगले वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं 3 योजनाओं की। जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, तो उनके लिए 3 योजनाओं की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? डीएसटी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला है तारे, TARE, कुछ भी बोलिए, तारे, लेकिन इसका फुल फॉर्म है टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सीलेंस, टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सीलेंस। दूसरा है OVDF, ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टरल फेलोशिप, ये है। और तीसरा है DIA, डिस्टिंग्विश इन्वेस्टिगेटर अवार्ड। तो ये 3 पहल की गई है डीएसटी के थ्रू। किसके लिए? एक बोर्ड के लिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सीलेंस, शोध विशिष्टताओं के लिए शिक्षक एसोसिएटशिप प्रोग्राम है। शोध विशिष्टता के लिए शिक्षक एसोसिएट, ये है इसका हिंदी में। ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टरल फेलोशिप, सर्व विशिष्ट अन्वेषण पुरस्कार, तारे, OVDF, DIA। तो ये हैं 3 प्लान्स। किसके लिए? SCRB के लिए। इनके कार्य क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। तारे का जो कार्य है वो क्या है? विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और निजी शैक्षणिक संस्थान में जो काम कर रहे प्रोफेसर्स हैं, तो उनको जो बड़े बड़े संस्थान हैं, IIT हो गया, IISc हो गया, तो थोड़े समय के लिए उनको शोध की अनुमति देने का काम कौन करेगा? TARE, तारे। OVDF क्या काम करता है? ये भारतीय छात्रों को शोध करने के लिए 12 महीने के लिए विदेश संस्थानों में अवसर प्रदान करता है ना। तो जो 100 छात्रों को सेलेक्ट करेगा और उनको 12 महीने के लिए क्या करेगा? विदेश के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनमें शोध करने का अवसर प्रदान करेगा, ये OVDF प्लान के तहत। और DIA एक अवार्ड है ना। तो क्या करता है? ये अवार्ड प्रोवाइड करवाता है। जो नए नए परियोजना के प्रिंसिपल हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो नए नए परियोजना को क्रियान्वयन करते हैं, उनकी पहचान करता है और उनको पुरस्कार प्रदान करता है, नाम से। तो ये हुई 3 योजनाओं की बात। अब केंद्रीय सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कई विभाग काम करते हैं। जो केंद्रीय सरकार का मंत्रालय है उसके अंतर्गत कई विभाग काम करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी से संबंधित है, अनुसंधान का, रक्षा अनुसंधान का, पृथ्वी विज्ञान का, भारतीय कृषि अनुसंधान, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा कहीं भी आपको रिसर्च काउंसिल मिल जाए तो वो किससे संबंधित होंगे? साइंस टेक्नोलॉजी की, क्योंकि रिसर्च एक इनोवेशन है। रिसर्च मतलब कि किसी टॉपिक पर और ज़्यादा खोज करना, नॉलेज गेन करना। तो ये हो गया किसकी बात? डीएसटी की बात। अब हम बात करते हैं किसकी? MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। MP का है पेपर, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? MP की बात। तो MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे MP में कहते हैं, एक परिषद की तरह काम करता है। इसका गठन 1981 में हुआ था मध्य प्रदेश में। ये स्थित कहाँ है? भोपाल में। मतलब ये DST डिपार्टमेंट है, किसके अंदर काम कर रहा है? MP के अंदर। हमने अभी किसकी चर्चा की थी? केंद्र की चर्चा की थी। जो केंद्र में DST है उसकी चर्चा की थी। अब पर्टिकुलर MP की बात करते हैं। गठन 1981 में, स्थित कहाँ है? ये भोपाल में। मंत्री कौन है इसके? ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं, है ना। तो इसके मंत्री कौन है? ओम प्रकाश सकलेचा जी
मध्य प्रदेश की। मुख्य सचिव श्री अमित राठौर जी हैं। महानिदेशक अनिल कोठारी जी हैं। और एक ऐसा संस्थान है स्वायत्त है, ऑटोनॉमस है। इसकी जो बॉडी है, अपेक्स बॉडी है, प्रमुख जो बॉडी काम करती है वो सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल, जिसमें ये जो परिषद होती हैं मोस्टली हर संस्थान में होती हैं। तो सबसे प्रमुख जो बॉडी है ना, ये कौन है? सामान्य परिषद है। और इसके प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर। जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो होंगे इसके प्रेसिडेंट। भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में और जबलपुर में 4 आईटी पार्क हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, आईटी पार्क 4 जगह स्थित है मध्य प्रदेश में, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। ये बात हुई हमारी कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की टॉपिक की। तो मोस्टली हमने पूरा कवर कर दिया है ये टॉपिक। कहीं से भी क्वेश्चंस बनने होंगे तो यहीं से बन जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है जो इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे हम किसकी? बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की। तो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ? बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो पोर्शन है वो हम, ये वीडियो हमारा इतना छोटा सा ही था, बात करेंगे अगली वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। तो डीएसटी हो गया था हमारा, अब डीबीटी बचा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। मंत्री इसके कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। और मंत्रालय कौन कौन सा है? 3 मंत्रालय के अंतर्गत यह विभाग काम करता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी डीएसटी मिनिस्ट्री, और पृथ्वी विज्ञान एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। समझिए, एक ट्रिक अपनाइए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये तो आपको है कि क्योंकि ये प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से ये मंत्रालय काम करेगा। पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी से संबंधित है, साइंस से संबंधित है, तो इसके अंतर्गत भी ये डिपार्टमेंट आएगा। स्वास्थ्य और परिवार हमारे स्वास्थ्य से भी संबंधित है, परिवार से भी। बायो मतलब जीव, तो जीव में स्वास्थ्य भी आ जाता है, परिवार है। परिवार मतलब कि एक इंसान, इंसान से बनता है परिवार, परिवार से संबंधित है स्वास्थ्य। ये 3 मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी काम करता है। संस्थान कौन कौन से हैं? एक है BIRAC, बिरैक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। दूसरा है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद। रीजनल सेंटर है बायोटेक्नोलॉजी का, वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। अब बात करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशन की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल टेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये है भुवनेश्वर में। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में है। तो राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। डीबीटी कुछ सहयोग प्रदान करता है, कुछ मिशंस हैं भारत के अंदर जो संचालित हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनको क्या करता है? सहयोग प्रदान करता है। कौन कौन से मिशन है? स्वच्छ भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नेशनल बायो फार्मा मिशन, मिशन क्लीन एनर्जी। तो ये हुई बात हमारे डीबीटी की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सूचना केंद्र की, फिर इसके बाद बात करेंगे रूसा की। राष्ट्रीय सूचना केंद्र यह ऐसा केंद्र है जो सूचना का आदान प्रदान करता है। हमसे जो जो जनता है, हमारी जो नागरिक है, नागरिक का प्रशासन के साथ सूचना का आदान प्रदान, प्रशासन का सरकार के साथ सूचना का आदान प्रदान। मतलब आज की डेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब कि आप किसी भी घर बैठे बैठे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति से, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो छात्रवृत्ति से संबंधित हो, चाहे आपको किसी भी तरीके की शिकायत करना हो, चाहे वो कोई भी शिक्षार्थी हैं तो उनको कोई भी एजुकेशन से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं तो घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये इन सब का जो संचालन है वो सेंटर के माध्यम से होता है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यहाँ पर काम करता है। सूचना का आदान प्रदान, सूचना को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और पूरी दुनिया में एक जाल फैलाकर सूचना का आदान प्रदान किया जाना किसका काम है? राष्ट्रीय सूचना केंद्र का।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो अलग है। तो इसके जो मंत्री हैं वो श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। यह भारत सरकार का एक प्रमुख वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थान है, नई नई तकनीकें लाता है और जो प्रशासन है, जनता है, नागरिक है, सरकार है, उससे क्या करता है? सभी को जोड़ता है। तो ये कैसा संस्थान है? तकनीकी संस्थान। इसके उद्देश्य कैसे हैं? निक ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश प्रशासन, जिले और अन्य सरकारी निकाय को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाने और ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या? सूचना का आदान प्रदान, संचार है ना, ये किसके माध्यम से हो रहा है? निक के माध्यम से। आप घर बैठे जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। घर बैठे सारे जो पोर्टल्स होते, गवर्नमेंट होते, चाहे यदि आपको अभी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में जानना है तो आप गूगल पे निक सर्च करिए, तुरंत आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये किसी न किसी डिपार्टमेंट, किसी न किसी मिनिस्ट्री, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो रहा है। तो इसके लिए ये निक काम करता है और ये मंत्रालय काम करता है। तो सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिल रही है। सपोज दैट कि एक शिक्षार्थी है, एक स्टूडेंट है, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, तो उसको कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, केंद्र के अंतर्गत हो चाहे वो राज्य के अंतर्गत, तो वो ऑनलाइन शिकायत प्रधानमंत्री के पास डायरेक्टली कर सकता है। अपने राज्य के मंत्री जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनसे ऑनलाइन वो शिकायत कर सकता है, जुड़ सकता है, अपनी जो समस्या है उसको बता सकता है। तो यही फ़ायदा है किसका? निक का, राष्ट्रीय सूचना केंद्र का। जो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आज की डेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल पा रहा है। किसके माध्यम से? निक के माध्यम। CSC सिटीजन सर्विस सेंटर की स्थापना, सर्विस सेंटर सिटीजन के अंदर इसकी स्थापना करना किसका काम है? निक का काम है ना। और जन सूचनाओं को जनता के पास लाना, है ना। मतलब जो इसका जो सिटीजन सर्विस सेंटर का स्थापना है और उनके मध्य से सभी जन सूचनाओं को मुहैया कराना, मतलब कि जितनी भी जानकारियां हैं वो जनता के बीच क्या करना? प्रोवाइड करवाना। ये काम है किसका? निक का। संदेश नेटवर्क, सभी असंबंधित संदेशों को परस्पर जोड़ना, जैसे मन की बात होती है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो मन की बात से वो जो समस्याएं होती हैं, जो लाभ होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, तो वो क्या होते हैं? पीएम प्रधानमंत्री जी किसके माध्यम से करते हैं? मन की बात से। तो फिर सारी जनता को, सारे नागरिक को ये इन्फॉर्मेशंस मिलती है। तो ये बात हुई किसकी? निक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजकल बच्चों के लिए, जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए कुछ भी जैसे कि घर बैठे वो पढ़ाई कर पा रहे हैं, घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो पा रही है। जैसे कि जब कोरोना काल था तो गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी जो शिक्षा का आदान प्रदान है, एजुकेशन है, वो प्रोवाइड करवाई जा रही थी। तो ये कौन कर रहा था? एक इंफॉर्मेशन सेंटर ही काम कर रहा था, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ईमेल हो गया, मैसेजिंग सर्विस हो गई, सारा कंट्रोल जो है ऑनलाइन सोर्सेज पर ये निक का ही रहता है। GIS प्लेटफॉर्म है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका भी जो डेवलपमेंट है वो भी करना। प्रोग्राम एक लाया गया, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, तो ये भी प्रोग्राम निक ने लॉन्च किया। तो ये हुई निक की बात। डोमेन रजिस्ट्रेशन, निक सरकार की तरफ से सरकारी संगठनों को डोमेन प्रदान भी करती है, डोमेन प्रोवाइड करवाती है सरकार के माध्यम से। जो सरकारी संस्थान है उनको डोमेन प्रोवाइड करवाती है कौन? निक। पैन इंडिया नेटवर्क है, तो ये निक ने आरंभ किया है। इसके तहत 1600 से अधिक ज्ञान सूचना प्रदाता संस्थाओं को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। ये एक नेटवर्क है जिसके तहत 1600 से अधिक जो संस्थान हैं उनको जोड़ा गया है।
तो ये पैन इंडिया नेटवर्क की बात हुई, डोमेन रजिस्ट्रेशन की बात हुई। अब इम्पॉर्टेंट है निकनेट। निकनेट क्या है? एक उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। ये वाइड एरिया नेटवर्क है जो क्या करता है, देश के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन के सभी मंत्रालयों, विभागों से संस्थागत संपर्क रखता है ना। तो ये संपर्क जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ, संपर्क है, तो वो बना के रखता है ये नेटवर्क, है ना। वाइड एरिया नेटवर्क का ही मतलब है पूरी तरह दूर दूर तक जाल की तरह बिछा हुआ एक नेटवर्क, जिसके माध्यम से आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो ये हुआ। निकनेट में सी बैंड पर आधारित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और केयू बैंड का प्रयोग किया जाता है। किस बैंड का? सी बैंड का और केयू बैंड का। तो ये बात हो गई किसकी? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की। अब बात करते हैं रूसा की। रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा के बारे में जान लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अभियान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान है, जो कि अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 2013 में। यह क्या करता है? ये संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करता है, सहयोग प्रदान करता है, वित्त प्रदान करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजों को, संस्थानों को डेवलप करने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, मॉडल कॉलेज बनाने के लिए, और जो ST SC OBC छात्र हैं उनके सहयोग के लिए, है ना। तो इसका लक्ष्य कई तरह का लक्ष्य, सकल नामांकन अनुपात जो होता है तो उसको बढ़ाने के लिए ये सारी तरफ से प्रयास करता है, एजुकेशन से संबंधित, है ना। तो ये बात हुई रूसा की। भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है। उद्देश्य क्या है इसका? पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करना, है ना। तो वित्त पोषण प्रदान करना, तो ये वित्त पोषण प्रदान करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। कैसे प्रोवाइड करता है, किस किस रेशियो में प्रोवाइड करता है, ये जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%। मतलब कैसे? जो सामान्य श्रेणी के जो राज्य होंगे उनको क्या 60:40 के अनुपात में क्या वित्त पोषण प्रोवाइड करवाता है। कितने रेशियो में? 60:40 के। विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं उनको 90, जो मतलब जिनको ज़्यादा ज़रूरत है तो 90 रेशियो, जैसे अर्बन एरिया हो गया, रूरल एरिया हो गया, तो ये सारे 90:10 के। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनके लिए 100% वित्त पोषण का योगदान करती है। वित्त पोषण की राशि विशिष्ट संस्थानों को राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से दी जाती है। एक राशि होती है वित्त पोषण की, वो संस्थानों को दी जाती है राज्यों के माध्यम से, प्रदेशों के माध्यम से। तो ये हुआ। इसका लक्ष्य क्या क्या है जान लेते हैं। लक्ष्य इसका क्या है कि जो सकल, बता देते हैं, लक्ष्य बहुत सारे हैं तो लिखित बता, सकल नामांकन अनुपात है जो, है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उसको 30% बढ़ाने की बात की गई है। किसके थ्रू? रूसा के थ्रू, है ना। तो ये है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या उद्देश्य हैं इसके। उद्देश्य क्या है? राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप सुधार करना, और एक अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे को अपनाना। कुल मिला के क्या करता है पूरी तरह से, मतलब ये बहुत ही बड़ा है। तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया है कि सकल नामांकन अनुपात है वो 30% बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ना। मॉडल डिग्री कॉलेज खोले जाने की बात कही जा रही है। रूसा का ये लक्ष्य है। 8 नए व्यावसायिक महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ है, एक बार देख लीजिए आप। ये क्या है रूसा का लक्ष्य?
रूसा ने 2020 तक देश के सकल नामांकन अनुपात को 30% बढ़ाने का प्रयास किया। यह राज्य सरकारों द्वारा उच्च शिक्षा पर व्यय में वृद्धि करने का भी प्रयास करता है और अपने दूसरे चरण 2017-2020 में 70 नए मॉडल डिग्री कॉलेज और 8 नए व्यावसायिक महाविद्यालय निर्मित कर 10 चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों एवं 70 स्वायत्त महाविद्यालयों में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को बढ़ाना, शैक्षणिक सुधार करना, शासन में सुधार करना, ये सारा कुछ रूसा का काम है। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि सबसे पहला कि ये वित्त पोषण के लिए एक प्रायोजित योजना है और इसे कब शुरू की गई थी, इसका क्या काम है, क्या उद्देश्य है, ये सारी चर्चा आप एक बार देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे कर ली है थोड़ी बहुत चर्चा जो जो इम्पोर्टेंट थी। बात करेंगे हम अगले वीडियो में, किसकी बात करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनेस्को, यूनिसेफ, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी लगभग, तो आज हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर